नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में, बल्कि आज हम थोड़ी और ज्यादा देर तक इस वक्त आपको दिखाएंगे, कुछ ऐसी खबरें देखेंगे जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हाथरस में जो हादसा हुआ है उसके असली गुनाहगार कौन हैं और किस तरह से इस तरह के लोग मठाधीश बन जाते हैं और फिर लोगों को गुमराह करते हैं और फिर इस तरह के हादसे कई बार पेश आते हैं। इस पर करेंगे बात। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि क्या सवाल ये उठ रहा है कि आप सवाल पूछते हैं संसद में, अच्छी बात है, जो जायज सवाल है वो पूछे जाने चाहिए, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या उन सवालों का जवाब आप सुनना चाहते हैं। ये सवाल विपक्ष पर उठ रहा है। जिस तरह से लोकसभा में उनका रवैया रहा प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान, जवाब के दौरान, और राज्यसभा में भी जो रवैया रहा, उसको लेकर के ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या झूठ फैलाने वाले सच को नहीं सुन पा रहे हैं। ये सवाल उठ रहा है, इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में भीड़ तंत्र ने कब्जा कर लिया है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं आ रही हैं। महिला की पिटाई का आपने वीडियो देखा ही होगा, और भी इस तरह की कई घटनाएं एक के बाद एक पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। और इसके बाद बात करेंगे कि क्या झारखंड में हेमंत सोरेन वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी ले सकते हैं क्या चंपई सोरेन से। एक बड़ी बैठक, एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, इस पर भी करेंगे बात। होंगे तमाम सवाल जवाब। और आज क्योंकि संसद का आज आखिरी दिन है तो संसदीय कार्य मंत्री प्रेस वार्ता करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे बात, सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का दिया जवाब। कल लोकसभा में भी दिया था करारा जवाब। हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्संग हादसे में घायल हुए लोगों से जिला अस्पताल में जाकर की मुलाकात। योगी ने पीड़ितों के परिजनों से भी की मुलाकात। हादसे में अब तक 121 मौतें। दिल्ली से बेंगलुरु तक बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा। हिंदू विरोधी बयान पर माफी की मांग की। भारत की मेजबानी में शुरू हुआ ग्लोबल इंडिया एआई समिट। उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, एआई जीवन को आसान भी कर सकता है तो इसके कई खतरे भी मौजूद। पश्चिम बंगाल में बवाल का अंतहीन सिलसिला। एक हफ्ते में भीड़ ने 4 को मार डाला, लेकिन संविधान खतरे में बोलने वालों की चुप्पी। महिला को कंगारू कोर्ट में पीटा तो उन्होंने कर ली आत्महत्या। झारखंड में जेएमएम नेता हेमंत सोरेन फिर से बैठ सकते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। अपने विश्वास पात्र चंपई सोरेन से वापस ले सकते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी। रांची में आज सत्ता पक्ष के विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक। और पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ से हालात बदतर, लाखों लोग प्रभावित। गुजरात के कुछ हिस्सों में भी बाढ़ जैसे हालात। आगे भी भारी बारिश की चेतावनी। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाथरस के हादसे का गुनाहगार कौन है, क्योंकि जिस तरह का हादसा पेश आया है, हाथरस हादसे में मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर 121 तक पहुंच चुकी है। घायलों का इलाज जारी है। हादसे में घायल हुए 28 अन्य लोगों का इलाज अलीगढ़, हाथरस, आगरा और एटा के अस्पतालों में चल रहा है, जारी है। हाथरस जिले के रतिभानपुर पुलराई गांव में सत्संग करने वाले बाबा फरार हैं। तलाश में हालांकि सर्च ऑपरेशन तेज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्संग हादसे में घायल हुए लोगों से जिला अस्पताल में मुलाकात की और सीएम योगी ने पीड़ितों के परिजनों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने घटना के कारणों के जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों और उनके परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। लेकिन हाथरस हादसे के लिए जिम्मेदार तथाकथित बाबा पुलिस की नौकरी छोड़कर आए थे। जरा बैकग्राउंड देखिए इस बाबा की। ये बाबा खुद को बताते थे साकार हरि, यानी कि जीवित भगवान, ईश्वर का जीवित रूप। अरबों रुपए का मालिक बन बैठे बाबा को मिल रहा था राजनीतिक संरक्षण।
बाबा के कार्यक्रमों में कई बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेता देखे गए थे। तो सवाल उठता है कि कहां से और कैसे आ जाते हैं इस तरह के बाबा। भोले भाले लोगों को अपने चंगुल में फंसाकर कैसे बन जाते हैं ये लोग मठाधीश। तो इस घटना पर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू यह था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है। इस बीच हाथरस हादसे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह बहुत दर्दनाक है। जिन परिवारों के सदस्यों की जानें गई हैं उन्हें दुख सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है यह सरकार की लापरवाही है। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। और हाथरस हादसे पर हम अपडेट लेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हाथरस पर जिस तरह से ये लापरवाही हुई इसके लिए जिम्मेदार जो बाबा हैं वो फरार हैं। पुलिस लगातार उनको ढूंढ रही है लेकिन बाबा फरार हैं। जो आयोजक थे उनका जहां तक सवाल है, आयोजक की कितनी गलती है, प्रशासन की कितनी लापरवाही है, इन सब चीज़ों पर अपडेट लेंगे अपने संवाददाता से। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने संवाददाता से जुड़ेंगे और इन सारे मामलों पर अपडेट लेंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH
आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण विकास देख रहा है। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने, गुणवत्ता को सुधारने और स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यक्ति के निजी व्यय को कम करने के अनेक उपाय किए गए हैं। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे अभूतपूर्व कार्यों में से एक है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रक्त रोग है जिसके लिए आजीवन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इससे ग्रस्त व्यक्ति बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर। इस वक्त जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हाथरस में जो दुखद हादसा हुआ है उसका गुनाहगार कौन है। क्या वो बाबा, आयोजक मंडली, प्रशासन की लापरवाही या फिर बाबा को कोई राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। तो जिस तरह से यह हादसा हुआ है, जिस तरह से आम लोगों की जिंदगी गई है, उससे कई सवाल उठते हैं कि इस तरह के बाबा कैसे पनप जाते हैं। नीरज सिंह हमारे संवाददाता हाथरस में ही मौजूद हैं, सीधे नीरज से जुड़ते हैं। नीरज, बड़ा सवाल यही कि असली गुनाहगार कौन। जब इस तरह का हादसा होता है देख करके गला भर आता है, दिल दुखता है इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं की मौत को देख करके। लेकिन सवाल यही उठता है कि इसके गुनाहगार कौन हैं। क्या अब भी पुलिस अपनी जांच में इसी चीज पर जांच कर रही है और बाबा फरार? देखिए, इसके गुनहगार वो हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं की। इसके गुनहगार वो हैं जो बाबा के फॉलोअर हैं, जिन्होंने आवेदन दिया था यहाँ पर प्रशासन के सामने और ये कहा था कि जब बाबा का कार्यक्रम होगा तो वो तमाम इंतजाम करेंगे। 80,000 की जो संख्या है उसका जिक्र किया था, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और निश्चित तौर पर इसमें प्रशासन के वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिनकी वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी या जिन्होंने अनुमति दी थी। दूसरी, बाबा के वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिनके ऊपर इंतजाम करने की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने प्रशासन के सामने लिखित ये कहा था कि वो सत्संग के समय तमाम ज़रूरत की चीज़ें, सुरक्षा के तमाम उपाय पूरे करेंगे। लेकिन वो सुरक्षा के उपाय वहाँ पर नहीं हुए। वहाँ पर आने जाने के लिए जो रास्ते हैं वो बड़े नहीं थे। और जब भोले बाबा सत्संग कर जब निकल रहे थे तो बड़ी संख्या में उनके जो प्राइवेट बॉडीगार्ड हैं वो बाबा के साथ साथ निकल रहे थे। और जब महिलाएं बाबा के पास आने की कोशिश करी उन्होंने उनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो उन बॉडीगार्डों ने उन महिलाओं को धकेला। वहाँ पर जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी थी, उसकी वजह से कुछ महिलाएं फिसली और एक के बाद एक लालचंद वो महिलाएं फिसलती चली गई। पीछे लाखों की संख्या में भीड़ थी और वो महिलाओं और बच्चों को बुरी तरीके से उस भीड़ ने कुचल दिया। और 121 लोग अभी तक जिनकी मृत्यु इस घटना में हो गई है। और मुझको नहीं लगता है कि पत्रकारिता के करियर में कहीं पे भी कोई भी ऐसा सत्संग या कार्यक्रम मैंने नहीं देखा जहां इतनी बड़ी संख्या में लालचंद जो लोग हैं जिनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा हो। और बाबा फरार है। आप ये देखिए कि उनके जो लोग जिन्होंने प्रशासन के सामने आवेदन दिया था वहाँ सत्संग कराने के लिए अनुमति मांगी थी, वो लोग कहाँ हैं? 75 की संख्या में लोग हैं वो, जिनकी बाकायदा लिस्ट लगी हुई है वहाँ पर। उनके नाम हैं, उनके सामने उनके मोबाइल नंबर हैं, लेकिन वो मोबाइल नंबर आज बंद आ रहे हैं। वो उनके नाम आज नदारद हैं। पुलिस लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और बाबा किसी आश्रम में छुप के बैठा हुआ है। ठीक है नीरज, ये लोगों एक सवाल ये भी उठ रहा है, दूर करने की बात करते थे जी। एक सवाल नीरज ये भी उठ रहा है कि क्या बाबा को कोई राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था? क्योंकि
ऐसा कहा जाता है कि इनके कई कार्यक्रमों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव देखे गए थे और भी कई नेताओं को देखा गया था कि तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या कोई राजनीतिक संरक्षण भी बाबा को प्राप्त है इस तरह के बाबा को? बिल्कुल बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता लालचंद। और 2023 में सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव हैं वो इनके कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उनके तमाम पार्टी के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो इनके कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको शायद मथुरा का कांड याद होगा, जब मथुरा में एक बाबा ने, जिसको कहते थे कि सपा का संरक्षण प्राप्त है, उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी थी और पुलिस के 2 ऑफिसर, जिसमें एक एसपी और एक एसएचओ, उसकी जान भी चली गई थी जी। बड़े पैमाने पर एक जमीन पर कब्जा करके वो बाबा बैठा हुआ था और उसने भी अपने जो फॉलोअर हैं उनको लेकर एक अलग तरह की दुनिया बना ली थी। 4 दीवारी से चारों तरफ से घेर लिया था, कोई आ नहीं सकता था, कोई जा नहीं सकता था और इतनी बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान है वो मथुरा को झेलना पड़ा था। और मथुरा से जो हाथरस है वो बहुत ज़्यादा लालचंद दूर नहीं है। हाथरस भी मुश्किल से मुश्किल 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर यह हादसा हुआ है, जहाँ पर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पूरी तरीके से नहीं किए गए थे, जहाँ पर जो बंदोबस्त के इंतजाम नहीं किए गए थे। भीषण गर्मी में लाखों की संख्या में लोग और अपर्याप्त इंतजाम। तो निश्चित तौर पर जो बाबा और उनके जो लोग हैं जिन्होंने ये सत्संग करवाया था उनकी जिम्मेदारी है। और वो लोगों की, जो प्रशासन के वो लोग जिनके ऊपर जिम्मा था कि 80,000 से ज़्यादा अगर संख्या आती है तो उस संख्या को रोका जाता, उस संख्या को वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको मालूम था कि 80,000 से ज़्यादा लोग आएंगे तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो वो लोग भी जिम्मेदार हैं और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि इस घटना के पीछे चाहे किसी राजनीतिक षड्यंत्र की बात हो या फिर कोई प्रशासनिक चूक की बात हो या फिर बाबा की तरफ से कोई भी गलती की बात हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की भी जाएगी। दूसरी लालचंद, एक और चीज़ सेट करनी होगी कि आने वाले समय में इस तरह के अगर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं या कोई भी जुलूस होता है तो उसको किस तरीके से उसका बंदोबस्त किया जाए, कितनी संख्या रहनी चाहिए, किस तरह के इंतजाम किए जाने चाहिए, इसको लेकर भी एक स्पष्ट दिशा निर्देश आने चाहिए। हमने कई सारी लालचंद रैलियां कवर की हैं, तब पुलिस और प्रशासन के या उनके जो अनुयायी होते हैं उनके जो इंतजाम है, जिस समय रैली या इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम शुरू होते हैं तो इंतजाम ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म होते हैं वो तमाम आयोजक, वो तमाम जो जिनकी ड्यूटी वहाँ पर लगी होती है वो चले जाते हैं और भीड़ को उनके अपने ऊपर ही छोड़ देते हैं। और ऐसे हादसे खास तौर से उसी समय होते हैं लालचंद जब इस तरह के कार्यक्रम खत्म होते हैं और जब लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलने की नीरज, अभी तक 121 मौतों की खबर आ रही है, अभी तक 121 जान जाने की खबर आ रही है, घायलों का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज वहां खुद पहुंचे। किस तरह से घायलों का इलाज चल रहा है, क्या वो बंदोबस्त सही है? और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचकर उन्होंने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच इस मामले में किया जाएगा। ये उम्मीद की जा सकती है कि जो कोई भी दोषी होंगे जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि उनकी गलती हो सकती है, उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा इस मामले में। देखिए, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और योगी आदित्यनाथ के शुरुआत से ही जैसे ही घटना की जानकारी उनको मिली, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक लखनऊ में की और तुरंत डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को मौके पर भेजा। वो यहाँ पर तमाम जो व्यवस्था है वो देखते रहे, चाहे घायलों को अस्पताल में ले जाने की व्यवस्था हो, तमाम सरकारी अस्पतालों के जो डॉक्टर और नर्सेस थे उनकी छुट्टियाँ, और जो तमाम जो वहाँ से गायब थे उनसे कहा गया था कि आप 24 घंटे वहाँ पर ड्यूटी करेंगे और आप वहाँ से जा नहीं सकते हैं तब तक घायलों का समुचित इलाज न किया जाए। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स थे उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया था कि अगर संख्या ज़्यादा बढ़ती है और इंतजाम सरकारी अस्पतालों में नहीं होते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी लेके जाया जाएगा। और कई सारे लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया भी गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की। जो सीएमओ हैं वो लगातार वहाँ पर मॉनिटरिंग करते रहे, सीएमओ लगातार वहाँ अस्पतालों में जाकर देखते रहे कि उनको जो घायल लोग हैं उनको किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो, इलाज में किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। ये तो स्पष्ट है कि घायलों में और जो लोग इससे प्रभावित हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ा है, तो बहुत सारे मनोचिकित्सक भी उनको उस सदमे से उबारने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रयास तमाम तरह के किए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से स्पष्ट है कि जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे बहुत शुक्रिया नीरज प्राप्त हो या कोई सरकारी ठीक है। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि इसमें जो कोई भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज।
तो हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़े थे और हम हाथरस से बता रहे थे कि क्या कुछ इस मामले में अभी तक हुआ है। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि संसद में जो कुछ हमें पिछले 2-3 दिनों में देखने को मिला है उससे कुछ सवाल उठ रहे हैं कि सवाल उठाने के बाद क्या जवाब सुनने में वही वाला रवैया दिखाई पड़ा या सिर्फ सवाल उठा करके हिट एंड रन किया गया। इस पर हम लोग खास चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था आपको कि अब हम करेंगे आज की खास चर्चा कि संसद में जो कुछ देखा गया उससे ये आरोप लग रहे हैं कि क्या झूठ फैलाने वाले सच नहीं सुन पा रहे। ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, पहले कुछ आपको अहम बातें बताते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब पीएम मोदी ने आज लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी दिया। तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में दिया। तो लोकसभा में पीएम मोदी के स्पीच के दौरान विपक्ष के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करते रहे थे, लेकिन पीएम ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया और आज राज्यसभा में विपक्ष ने पीएम मोदी के संबोधन के दौरान वॉकआउट कर दिया। पीएम ने कहा कि विपक्ष 140 करोड़ देशवासियों के जनादेश को पचा नहीं पा रहा है, ऐसा लग रहा है। यह पीएम का आरोप विपक्ष के ऊपर था। झूठ फैलाने वाले सच नहीं सुन पा रहे, मैदान छोड़कर भाग गए, ये पीएम ने कहा जब वॉकआउट कर दिया विपक्ष ने। तब राज्यसभा में विपक्ष के वॉकआउट की सभापति जगदीप धनखड़ ने भर्त्सना की और सभापति ने कहा कि आज वो सदन छोड़कर नहीं बल्कि मर्यादा छोड़कर गए हैं। ये हमारा नहीं बल्कि सदन का अपमान है। और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई बल्कि संविधान को पीठ दिखाया है। भारत के संविधान का इतना अपमान इससे पहले सदन ने कभी नहीं देखा, यह सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा। लेकिन सवाल यह है कि 23 से 24 घंटे की चर्चा में प्रतिपक्ष के नेता सहित सभी विपक्षी दलों ने सवाल तो जमकर उठाने भी चाहिए, जो जायज सवाल हैं वो तो उठानी चाहिए, लेकिन दोनों सदनों में पीएम मोदी का जवाब सुनने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाए। यहीं से सवाल उठता है कि हिट एंड रन का ऐसा दृश्य सदन ने इससे पहले नहीं देखा। इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं संसद, जहां संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सीधे चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 264th राज्यसभा सिटिंग, 264वां राज्यसभा का सेशन 27 तारीख से शुरू हुई और जितना भी बिजनेस है आप सबको जानकारी है, इसलिए मैं टेक्निकली दोबारा ब्रीफिंग करके समय नहीं लूँगा। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है क्योंकि यह 18वीं लोकसभा का पहला विशेष सत्र है और इस विशेष सत्र में नियम के मुताबिक, परंपरा के मुताबिक जो होना था पूरा काम संपन्न हो गया है। नए मेंबर्स ओथ लेने के बाद अपने अपने तरीके से सदन में मौजूद रहे और पार्टिसिपेशंस किया। नए अध्यक्ष का चयन हुआ और फिर माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण दोनों सदनों को हुआ, फिर उसका रिप्लाई करके आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में माननीय राष्ट्रपति महोदय का जो उद्बोधन हुआ उसका धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना रिप्लाई दिया है। सिर्फ 2-4 इशू है जिसमें मैं प्रतिक्रिया देना चाहूँगा। एक तो जब ओथ एंड एफर्मेशन होते हैं तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें तो राजनीति का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। पहली बार 6 जो शपथ दिलाने होते हैं, एक स्पीकर प्रोटेम और अन्य 5 सीनियर, टोटल 6 थे। 6 में से हमने आधा किया, 3 विपक्ष की तरफ से और 3 अपने
सरकार के जो जितना भी हमारे एनडीए के पार्टी से उसके तरफ से, तो उसमें विपक्ष के 3 लोग सहयोग नहीं किया। हमने इशू नहीं बनाए, उन्होंने सहयोग नहीं किया, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं किया जाता है। इसमें कोई बिजनेस चलाना नहीं है, एक शपथ दिलाने का प्रक्रिया है। दूसरा, जब देश का प्रधानमंत्री और सदन का नेता अपना बात रखते हैं सदन में, तो उस समय सबको सुनना होता है, क्योंकि एक दूसरे, पक्ष हो या विपक्ष, एक दूसरे का जो बातें हैं वो सुन करके फिर आपको रिप्लाई देना या उसमें टोकना है, वो बाद में किया जा सकता है। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है और सुनने का भी अधिकार है। जब प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बात रखने के लिए शुरू किया और उसी समय कांग्रेस और उनके कुछ साथियों ने ज़बरदस्त वहाँ हंगामा किया और पूरे प्रधानमंत्री जी का भाषण को व्यवधान किया, डिस्टर्ब किया। बहुत दुख की बात है, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उसको बोलने का पूरा समय दिया जाता है, ये परंपरा रही है। बीच में अगर टोकना है या क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में टोका टोकी जरूर होते हैं, लेकिन आप पूरा का पूरा 2 घंटे भाषण को आप हल्ला करके, स्लोगन करके बोलने ही नहीं देंगे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि देश का प्रधानमंत्री किसी एक दल का नहीं होता है, वो पूरा देश का नेतृत्व करते हैं। तो प्रधानमंत्री का पद और उस पद का गरिमा, इसको ध्यान रखना हम सबका जिम्मेदारी है। खास करके जो संसद सदस्य हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इनका तो खास जिम्मेदारी होते हैं, क्योंकि हमने ओथ लिया हुआ है, शपथ लिया हुआ है संविधान का, और उसी संविधान हम लोगों को कहता है कि हम नियम से चले, हम नियम से बंधे हुए लोग हैं। जो लोकसभा में हुआ आपने देखा है, आज राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष पूरे अपने बात रखा और सबने सुना। बीच में टोका टोकी थोड़ा थोड़ा होते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री बोलने के लिए जब खड़े हुए और कुछ ही समय हुए थे, उसी समय वहाँ से हंगामा शुरू कर दिया और 15-20 मिनट हंगामा किया, फिर वो वॉकआउट करके चले गए। उसमें माननीय सभापति की ओर से भी कड़ी निंदा की गई है और ये एक तरीके से सदन का नियम का भी अवहेलना किया गया है, संविधान का मजाक उड़ाया गया है। तो ये हम सबको अच्छा नहीं लगा। फिर भी धैर्य के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रिप्लाई टू द मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट बहुत अच्छी तरह से प्रधानमंत्री जी ने रखा। मैं पूरे जो मेंबर्स हैं, जितने भी मौजूद थे हाउस में, और सरकार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। बहुत शानदार रिप्लाई, कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई, पूरे जितने सदन में बातें उठाई गई, चाहे वो नीट का इशू हो, चाहे वो मणिपुर का इशू हो, इकोनॉमिक का, सोशल पॉलिटिकल, कोई भी इशू जितने भी मेंबरों ने उठाए गए अपने भाषण के दौरान, सबका सटीक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज राष्ट्रपति का अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव में रिप्लाई करते हुए बहुत अच्छी तरह से अपने बात को रखा है। मैं लोकसभा स्पीकर और हमारे आदरणीय
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे उप राष्ट्रपति जी जो राज्यसभा के सभापति हैं, दोनों के साथ साथ पूरे जो सेक्रेटरीट लोकसभा के, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल और पूरा स्टाफ को भी धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छी तरह से ये पहला सेशन 18th लोकसभा का और 264th सेशन राज्यसभा का चलाने में हमारे संसदीय कार्य मंत्रालय के हमारे दोनों साथी मंत्री अर्जुन मेघवाल जी जो लोकसभा को देखते हैं, एल मुरुगन जी जो राज्यसभा को देखते हैं, हमारा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नरूला जी, हमारा एडिशनल सेक्रेटरी साहब, सीनियर जितने भी अधिकारी, हम लोग जो एक टीम काम किया है। मुझे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्रालय का जिम्मेदारी मिलने का साथ साथ जिस तरीके से हमारे सीनियर ऑफिसर्स और टीम, हमारे दोनों साथी ने जो सहयोग दिया है, मुझे इस सत्र में कोई कमी, किसी चीज़ का दिक्कत होने का, महसूस होने का कोई अवसर नहीं मिला। बहुत अच्छी तरह से हाउस चलाने में हम लोग सब मिलकर के हम लोग ने अपना दायित्व निभाया है। और मीडिया के ओर से भी मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा कवरेज, या जिस तरीके से आप लोगों ने अपना 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ये चौथी स्तंभ है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जो मीडिया का रोल है आप लोग ने निभाया। तो ये एक औपचारिक और पारंपरिक दृष्टि से आज सदन बंद होने के बाद आपसे मिलने का छोटा सा ये कार्यक्रम था। आप सबको मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ होगा शुरू हुआ सदन और प्रोटेम स्पीकर के चुनाव से लेकर और अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब तक, तो देखा कि विपक्ष ने टकराव का कोई मौका नहीं छोड़ा और एक रास्ता तलाश रहे टकराव का। तो फिर इस आगे की राह इस तरह ऐसे देखते हैं, क्या आगे विपक्ष सबक लेगा या फिर कोई बातचीत होगी कि इस तरह का रवैया ना अपनाए? देखिए, हमने पहले भी कहा, हम संविधान से बंधे हुए हैं और नियम और परंपरा से हम आगे सदन भी चलाएंगे और सरकार भी हम चलाएंगे, देश का सेवा करते रहेंगे। विपक्ष जो है अगर सकारात्मक भूमिका निभाते हैं तो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात होगा कि मिल करके देश चलाएंगे। हमने शुरू में कहा कि सदन में पक्ष और विपक्ष होते हैं, दोनों तालमेल होना चाहिए। एक दूसरे के विरोध जो भी बात करते हैं या पॉलिसी को क्रिटिसाइज करता है वो लोकतंत्र में तो होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सदन चलने नहीं देंगे। ये एक नई परंपरा कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है। जितना भी बोलना चाहता है आपको अधिकार दिया गया है, समय तय है, पूरा बोल सकते हैं, बोलने में तो कोई रुकावट है नहीं, लेकिन सदन को चलने नहीं देंगे ये हो नहीं सकता है, क्योंकि देश को सेवा करना है। पार्लियामेंट बंद रहेगा तो देश का सेवा कैसे करेंगे? इसलिए पार्लियामेंट को कोई बंद नहीं कर सकता है। कोई आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, देश से बड़ा नहीं है, संविधान से बड़ा नहीं है। इसलिए पार्लियामेंट को जबरदस्ती रोकने का कोशिश करेगा तो ये हो नहीं सकता है। पार्लियामेंट चलते रहेगा सुचारू रूप से, लेकिन हम हमेशा अपील करेंगे ऑपोजिशन पार्टी को कि आपको ऑपोजिशन में हमने नहीं बिठाया है, ये देश का जनता ने आपको ऑपोजिशन में बिठाया है, आपका भी रोल है। और हम अपने मर्जी से सरकार में नहीं आया। 140 करोड़ के बीच में जब चुनाव हुआ, जनता ने फैसला किया कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए और फिर हम सरकार में आए हैं। तो हमारी मर्जी से तो हुआ नहीं है, तो वो सत्ता में नहीं आया इसलिए पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ये कभी भी नहीं हो सकता है। But how will you counter that? Because this is a strategy that seems okay with the opposition, and I think they are going to continue with that. This is obviously a new challenge that you have. First of all, the Congress strategy to create disruptions and create obstacle in running the House, I will be very open and categorical that even if they want to stall the Parliament
we will continue to run the parliament as per rules and regulation. If they lie on the floor of the house, if they mislead the people or the honorable members, then we have mechanism in forms of rules and regulations. When the leader of opposition in the Lok Sabha kept on lying with regards to many things, including figures, facts and issues, the notice has been put to the Honorable Speaker, and we have requested Honorable Speaker to take appropriate action. We are waiting for the action. This applies to everybody. No member is above the chair, above the rule. So nobody can expect to escape. There is no, a special privilege for anybody just because somebody comes from a privileged family. Everybody is equal and honorable member of the house. So if anybody wants to misuse his position by misleading the house, they will not easily get away. Rule will catch them. Prime Minister has made a comprehensive statement. एक बोलो देखिए, अभी भी निजी तौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं शुरू में प्रमुख विपक्ष के नेताओं से मिले और अभी भी मिलते हैं, वो सब भी मुझे बहुत अच्छी तरह से ग्रीटिंग्स किया और प्लेजेंटरीज एक्सचेंज भी करते हैं। व्यक्ति तौर पर हम लोगों का एक दूसरे के प्रति कोई हीन भावना, कोई दुश्मनी ऐसा तो होने का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। लेकिन जो प्रथा चलते आ रहा है, सिस्टम है, उसको बिगाड़ने का काम जो हमने अपील करने के बावजूद भी अपोजिशन के कुछ पार्टियों ने जो किया है, मैं उसी को खंडन करता हूँ। पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी हम विपक्ष के नेताओं से, सारे साथियों से मिलते रहेंगे। जो जो इस सदन में चुन के आए हैं, सब इस सदन से सदस्य हैं, उनसे बात करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। हम मिलते रहेंगे, हमारा कोई हीन भाव नहीं है। हमने सिर्फ इतना अपील किया है, जितना बोलना चाहिए आप बोलिए नियम के मुताबिक, लेकिन हाउस को बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि हाउस देश का है और हम लोगों को जनता ने भेजा है, इसलिए किसी के कब्जे में हम काम नहीं करेंगे। हम संविधान के तहत हम काम करेंगे। मैं इसमें एक ऐड करता हूँ, एक मिनट मैं ऐड करता हूँ इसी में। आपने कल देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो कांग्रेस के लोग वेल में थे और लोग भी थे, लेकिन क्या सपा के लोग वेल में थे? क्या टीएमसी के लोग वेल में थे? ऐसे सीन आगे भी आपको देखने को मिले। जी। Since Prime Minister has given a comprehensive statement on the issue of Manipur, do you think that now this issue should die down and politics should now end on this? First of all, I would request everybody to go through what Honorable Prime Minister has said in the Rajya Sabha. In 2023 Independence Day address made by the Honorable Prime Minister, if you all remember, the opening of Honorable Prime Minister's address to the nation on the morning of the Independence Day, Honorable Prime Minister started with the appeal to the people of Manipur that the whole nation is with the people of Manipur. Honorable Prime Minister also spoke in detail in the previous 17 Lok Sabha also. So please go through what Honorable Prime Minister has in detail said about Manipur. One day discussion. नहीं वो तो बताइए। Sir, I'm from Hindustan Times. जी। Sir, in the last 2 days, whatever has happened in the Lok Sabha, especially, there is a condemnation proposal which has been passed in the House. Remarks have been expunged by the Lok Sabha Speaker. Sir, you say that it's more action, you have requested for more action. I want to ask you, sir, under the rules and procedures of the Parliament, what action should be and can be taken against the errant?
action will follow as per the rule under which the notice or appeal has been made. So if you see the provisions of the rules 115, then the Honorable Speaker will give direction to the member to furnish the detail as to why and under what circumstances he has misled the House, and he must either substantiate it or apology or whatever is necessary. Or there are other means. If he fails to do anything, then Honorable Speaker may refer the matter to the Privilege Committee. So these are options. I can't speak on behalf of Honorable Speaker. I can only make an appeal on behalf of the government or on behalf of the members from our party. हाँ जी। देखिए, फिर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर जो चर्चा है वो बहुत ही व्यापक और पर्याप्त है। इतना समय सबको मिला, हर पार्टी, कांग्रेस को लगभग 4 घंटे करीब 3 hours 49 minutes कांग्रेस को मिले। उसमें हर मेंबर ने बोला है, वही तो बोलेंगे ना। आप अलग से मौका देंगे भी तो वही तो बात बोलेंगे जो आपने बोला है। और सरकार से भी आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियरली कहा है कि बहुत कठोर कदम उठाया गया है और आगे भी उठाएंगे। इस तरह का जो बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और ऐसा ना हो उसके लिए भी और कठोर कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और कदम भी ऑलरेडी उठा रहे हैं। उसमें एक कानून भी पारित हो चुके हैं। अब इस कानून के तहत आगे भी कार्रवाई करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि आपको बोलने के लिए समय देता है, उस समय में आप नहीं बोलते हैं, फिर बाहर में जाके बोलते हैं कि बोलने के लिए समय नहीं देते हैं। इतना प्रॉब्लम ये लोग मिसलीड करते हैं कि रूल में आपका पास पूरा सुविधा है। सुबह से शाम तक टेलीविज़न, आप लोग तो सब मीडिया वाले हैं, सुबह से शाम तक मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को ये लोग गाली देते रहते हैं, सुबह से शाम रात तक। और वो लोग फिर बोलते हैं कि बोलने का आज़ादी नहीं है, बोलने का आज़ादी नहीं है। अब सोच के देखिए, ऐसे लोगों का आप कैसे और किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। आप लोग भी सोचिए, मीडिया वाले भी। मैं संतोष पाठक हूँ INS से। जिस तरह से हमने 17वीं लोकसभा में देखा और राज्यसभा में जिस तरह से देखा, 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र था, आगे बजट सेशन आने वाला है। आपने विपक्ष के नेताओं से अपील की, खुद मुलाकात करने भी गए, लेकिन फिर भी उनका रवैया संदर्भ में सब लोगों ने देखा। आगे आने वाले सत्रों के लिए, खासतौर से जो अगला बजट सत्र आएगा, तो क्या उम्मीद और क्या अपील विपक्ष के नेताओं? नहीं, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। मैं उसमें एक और जुड़ के बात बताना चाहता हूँ। हम लोग सब अभी सीनियर हो गए हैं, तो काफ़ी MP से हम लोग का इंटरेक्शन पहले भी हुई है, आज के समय में भी हो रहे हैं। एक बात है जो आप लोगों को भी पता है, जो नए MPs है, जो नए चुन के आते हैं, वो सबसे पहले पार्लियामेंट में जब घुसते हैं तो वो डिबेट एंड डिस्कशन सुनना चाहते हैं ताकि कुछ सीखें। तुरंत कोई एक्सपर्ट होकर नहीं आते हैं। हम लोग जब पार्लियामेंट में आए थे तो अटल जी, आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, मुलायम सिंह जी, प्रणब मुखर्जी, कई सीनियर्स, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, हम लोग से जो सीनियर थे, हम लोग कम से कम 2-3 महीने तक तो हम लोग चुपचाप देखते रहे और सीखते रहे कि हमारे सीनियर्स कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे बोलते हैं, बोलने का तरीका क्या है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन रूल के तहत कैसे हम पार्लियामेंट में अपना बात रख सकते हैं, ये सब सीखते हैं। यहाँ तो पार्लियामेंट शुरू होने से पहले ही हंगामा सिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी नए MPओं को। तो नए MP कैसे सीखेंगे? संसदीय परंपरा में बहुत नियम नीति को फॉलो करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए ये जो नए MPs लोग मेरे पास बहुत आए, मुझे पूछता है कि सर ये पार्लियामेंट का
क्या हमेशा ऐसे होते रहेगा क्या? हम लोग कब अच्छा डिबेट सुनने को मिलेंगे, कब हम लोगों को भी अच्छा से बोलने का मौका मिलेगा? तो मैंने कहा कि हम लोग सरकार पूरा फ्लोर आपके लिए हम लोग खुला छोड़ेंगे, नियम तहत जितना बोलना आप बोल सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और एक दो लोग हैं, उन्होंने ठान लिया कि पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। उससे बहुत नुकसान हो रहा है, खास करके हमारे जो नए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, देश को भी नुकसान हो रहा है, और हमारा महान भारत का संसदीय परंपरा है उसको भी चोट पहुंचाया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस के बीजेपी के एक मिनट, एक सवाल मेरा, इस जो 18th लोकसभा में सत्र में ये देखा गया कि विपक्ष का जो मोडस ऑपरेंडी है नैरेटिव बिल्डिंग है, तो आप उसको जब अगला सत्र आएगा तो वो उससे भी ज्यादा और नैरेटिव खड़े करेंगे, उसका काउंटर क्या आप लोग की स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, देश को गुमराह करने के लिए और पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी जो टैक्टिक्स होगा, कोई भी नैरेटिव्स होगा, वो चलेगा नहीं। वो सिर्फ एक दिन के लिए होते हैं, एक हेडलाइन बनाने के लिए होते हैं। देश को लंबा रास्ता और लंबा विजन और प्लानिंग चाहिए। ये जो एक दिन के हेडलाइंस प्राप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रेटेजी है, जो हरकतें हैं, वो लंबा नहीं चल सकता है। ये देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। किरण जी, जो एमपीज आपके पास आ रहे हैं, जी, जो एमपीज आपके पास आ रहे हैं वो क्या कांग्रेस पार्टी के भी हैं जो कहते हैं? मेरे पास जितने एमपीज आए हैं उसमें कांग्रेस के भी 4-5 लोग हैं, लेकिन अन्य छोटे छोटे पार्टी के एमपी, जिसके पार्टी के 1-2 एमपीज होते हैं, वो बहुत दुखी हैं, वो भी आए हैं। अपने पार्टी के लोग भी आए हैं कि बहुत उम्मीद के साथ पहला दिन पार्लियामेंट आया, लेकिन हंगामा देखने को मिला पहले ही दिन। तो ये चीज़ जो है कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि हम इस तरह का हरकतें करके कैसे हम देश का भलाई कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा। किरण जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। मेरा क्वेश्चन है, ये जो सेशन है ये क्या कंटिन्यू करेंगे या प्रोडक्ट होगा, और कब से बजट? ये आज नहीं, दोनों, कल लोकसभा का भी एडजॉर्न साइनेडे किया है, आज राज्यसभा का भी एडजॉर्न किया गया है साइनेडे। अभी हम इसको कैबिनेट में ले जाएंगे, और क्योंकि साइनेडे हो गए हैं तो हमको नया सत्र बुलाना होगा। नए सत्र के लिए जो रूल्स हैं उसके मुताबिक कैबिनेट में निर्णय करके फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे। पहले तो हाउस प्रोरोग होगा, फिर नए सेशन के लिए जो बजट सेशन होगा उसका समन्स फिर से इशू होगा महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो कैबिनेट में हम ले जाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा नया पार्लियामेंट सेशन का डेट कब होगा। हाँ जी, तो अभी कैबिनेट में निर्णय होने से पहले तारीख बोलना तो मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि अभी डिसाइड ही नहीं हुआ। Sir, you spoke about new MPs and Prime Minister also spoke about them. Yes. He said there is a selective attitude against atrocity on women, and he was referring to TMC also. So would you also say that the new MPs should be come out of the party lines and also speak about atrocities on women, what Prime Minister said in the House today? Absolutely, Prime Minister has made one very specific appeal that all young MPs cutting across party lines, everybody should address the issues. If we have to condemn some kind of atrocities against women or highly condemnable, we must come together. It's an appeal from the Prime Minister for everyone. We must listen to the Prime Minister. रिपीट मत कीजिए अभी, मत, ये पहले बार है। हाँ जी, ये आपको स्पीकर ने कई शिकायत आए हैं बाहर से भी, सुनने वालों को अच्छा नहीं लगा, तो शपथ के समय किसी एमपीस ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, और आदरणीय स्पीकर महोदय को रिक्वेस्ट किया गया है। उन्होंने जो कदम उठाया है हम सब ने अप्रिशिएट किया है। माननीय स्पीकर महोदय ने एक कमेटी गठन करने का ऐलान किया है। उस कमेटी में इस बात का निर्णय होगा कि भविष्य में
जो बहुत ही एक ऐसा समय जिसमें कोई राजनीति, कोई स्लोगन, कोई इस तरह का कोई मतलब ही नहीं होता है। ओथ है, उसमें लिखा हुआ संविधान में आपका ओथ का एक डिफाइन वो आपका फॉर्मेट होते हैं, उसी को ही पढ़ना होता है, उसी में ही आपको ओथ लेना होता है। तो कई लोगों ने वायलेट किया, तो पब्लिक को भी अच्छा नहीं लगा कि इस तरह का एक सोलेम ओकेजन को लोग पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से सब पार्टी इसमें सहमत होगा और अच्छा एक हम लोग इसमें रूल्स आगे सख्त रूल्स बनाएंगे ताकि कोई शपथ लेते समय गलत तरीका व्यवहार ना हो और गलत शब्दों का इस्तेमाल ना हो। कमेटी किस लिए फॉर्म की गई है? वही बताया ना, कमिटी टू एंश्योर दैट एनी वायलेशन ऑफ the oath taking process must be regulated because this is a solemn occasion. When you take oath or of affirmation, you are supposed to follow the prescribed format and you are supposed to use only those words which are printed. So House has agreed with Honorable Speaker to constitute a committee to ensure discipline in the future. सर मेघवाल जी ये भी बता रहे थे कि कल कांग्रेस के लोग ही सिर्फ वेल में थे, बाकी लोग नहीं थे। कुछ लोग नहीं थे। हाँ, तो क्या नहीं, वो तो जो ये लोग कहते हैं क्या नहीं, वो तो आपने कहा ना विपक्ष एक है। सीधा प्रसारण आप संसद भवन से देख रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं और खासतौर पर ये जो स्पेशल सिटिंग थी, ये जो विशेष बैठक थी लोकसभा और राज्यसभा की, जिसके अब साइनडाई यानी कि सत्रावसान हो चुका है, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ इस दौरान हुआ। और उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी बातें, राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में सरकार ने रखी, विपक्ष ने भी अपनी बातें रखी, लेकिन विपक्ष ने एक काम किया कि अपनी बातें तो सुना गए, लेकिन जब जवाब सुनने की बारी आई तो विपक्ष ने हंगामा कर दिया और वॉकआउट कर दिया, जो अच्छी बात नहीं है। तो आज की चर्चा भी जो हम इसी पर कर रहे हैं और आज की चर्चा में हम यही बात कह रहे हैं कि संसद के अंदर विपक्ष ने जो कुछ दिखाया, अपनी बातें सुनाई, सुनाने भी चाहिए, लेकिन जवाब भी सुनना चाहिए। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को कहने का मौका मिला कि क्या झूठ फैलाने वाले सच नहीं सुन पा रहे। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब पीएम मोदी ने अब से कुछ देर पहले लोकसभा के बाद अब आज राज्यसभा में भी दिया, कल लोकसभा में दिया था। लोकसभा में पीएम मोदी के स्पीच के दौरान विपक्ष के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करते रहे पूरे 2.25 घंटे के आसपास। पीएम ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया, कल भी और आज भी। आज तो राज्यसभा में विपक्ष ने पीएम मोदी के संबोधन का वॉकआउट भी कर दिया। कल तो कम से कम लोकसभा में थे, हंगामा कर रहे थे, लेकिन आज तो निकल गए। पीएम ने कहा विपक्ष 140 करोड़ देशवासियों के जनादेश को लगता है पचा नहीं पा रहा है। झूठ फैलाने वाले सच सुन नहीं पा रहे हैं और मैदान छोड़कर भाग गए। तो राज्यसभा में विपक्ष के वॉकआउट की सभापति जगदीप धनखड़ ने भी भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि आज वो सदन छोड़कर नहीं, मर्यादा छोड़कर गए। ये हमारा नहीं बल्कि सदन का अपमान है। उन्होंने कहा कि ये इन लोगों ने मुझे पीठ नहीं दिखाई बल्कि संविधान को पीठ दिखाई है। भारत के संविधान का इतना अपमान इससे पहले सदन ने कभी नहीं देखा, सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा। सवाल यह कि 23 से 24 घंटे की चर्चा में प्रतिपक्ष के नेता सहित सभी विपक्षी दलों ने जमकर सवाल तो उठाने भी चाहिए जायज सवाल, लेकिन दोनों सदनों में पीएम मोदी का जवाब सुनने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाए। हिट एंड रन का ऐसा दृश्य शायद सदन ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। तो पीएम ने कहा कि मणिपुर की स्थिति सामान्य बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। मणिपुर पर जवाब दिया। मणिपुर में 11,000 से ज्यादा एफआईआर हुए, 500 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, आज स्कूल कॉलेज खुले हुए वहां पर। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने क्या लोगों को गुमराह करने, अराजकता की स्थिति पैदा करने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया है? ये सवाल उठ रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जो लोग भारत की प्रगति को चुनौती के रूप में देखते हैं वो गलत हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने इकोसिस्टम की बात की। कांग्रेस की मदद से ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है। इसमें अंदर बाहर के सब तरह के लोग शामिल हैं। पीएम ने कहा मैं उस इकोसिस्टम को चुनौती देता हूं कि उनकी हर साजिश का जवाब अब उसी भाषा में मिलने वाला है। तो सवाल यह है कि देश विरोधी ऐसी साजिशें इन दिनों क्या पराजित विपक्ष को बड़ी जीत बताकर लोगों को भ्रमित नहीं कर रही हैं?
पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हमारे लिए मिशन है, ये हमारे लिए चुनाव में जीत हार का विषय नहीं है। तो विपक्ष के संविधान की रक्षा के नैरेटिव का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा, इस जनादेश ने मुझे संविधान रक्षा के लिए तीसरी बार चुना है, तीसरी बार लगातार चुना है। 60 साल बाद ऐसा हुआ देश में। पीएम ने कहा कि इन चुनावों में हमें देश की जनता की बुद्धिमत्ता पर गर्व है। लोगों ने विपक्ष के प्रोपेगेंडा को परास्त किया। संसद और इसकी परंपरा देश के आम जन की अभिव्यक्ति को गौरव प्रदान करती है, लेकिन मौजूदा सत्र में विपक्ष के रवैये ने देश को निराश किया है। तो बात यही है कि क्या झूठ फैलाने वाले सच को नहीं सुन पा रहे हैं। ये इसलिए बात उठ रही है क्योंकि जिस तरह से कि विपक्ष ने लोकसभा में पूरे 2.25 घंटे से भी ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री के जवाब के दौरान हंगामा किया और फिर राज्यसभा में तो आज वॉकआउट भी कर दिया। तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर क्या कुछ कहा, आइए पहले देख लेते हैं। आदरणीय सभापति जी, मेरे जैसे बहुत लोग हैं इस देश के सार्वजनिक जीवन में, जिनके परिवार में कोई गांव का सरपंच भी नहीं रहा है, गांव का प्रधान भी नहीं रहा है, राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है, लेकिन आज अनेक महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच करके देश की सेवा कर रहा है। और उसका कारण बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उसने हम जैसे लोगों को अवसर दिया। और मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिनको बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान के कारण यहां तक आने का अवसर मिला है। और जनता जनार्दन ने उस पर मोहर लगाई, तीसरी बार आने का मौका मिल गया। और कांग्रेस के इकोसिस्टम के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। 2014 में सरकार में आने के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस का इकोसिस्टम भी रहा है। ये इकोसिस्टम से मिली खाद पानी, इसके दम पर ये कांग्रेस की मदद से ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कल लोकसभा में कही थी और आज राज्यसभा में भी उन्होंने संबोधन दिया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है। जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे कि 8,500 रुपये आए कि नहीं आए।
ये झूठ नैरेटिव का परिणाम देखिए। इसी चुनाव में कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया। माताओं बहनों को हर महीने 8,500 रुपये देने का झूठ। इन माताओं के बहनों के दिलों को जो चोट लगी है ना, वो श्राप बन करके ये कांग्रेस को तबाह करने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कल लोकसभा में कही थी। आज राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री ने विपक्ष को जवाब दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का प्रधानमंत्री ने ये जवाब दिया और खास तौर पर प्रधानमंत्री ने जो विपक्ष का रवैया रहा उसको निशाना बनाया कि ये रवैया ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने इकोसिस्टम के बारे में जो बातें कही वो भी हमने देखा। और प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही कि झूठ बोलने वाले क्या सच को नहीं सुन पा रहे हैं। ये सवाल प्रधानमंत्री ने उठाया है। इसी पर आज खास चर्चा हम कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी। यहीं पर स्टूडियो में मौजूद हैं टीना कर्मवीर जी। डॉक्टर टीना कर्मवीर, कांग्रेस की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। साथ में गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत गोपाल जी आपका भी। मैं चर्चा को बढ़ाता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, कल से लेकर आज तक हमने जवाब सुना और मुझे याद है कि एक दिन जब हम चर्चा कर रहे थे, जिस दिन राहुल गांधी बोल रहे थे, तो आपने कहा था देखिएगा ये लोग कहीं वॉकआउट ना कर दें जब प्रधानमंत्री जवाब दें। कल वॉकआउट तो नहीं किया, पूरे 2.25 घंटे तक उन्होंने, 2.25 घंटे का था और 2.25 सेकेंड भी ठीक से सुना नहीं, लेकिन आज वॉकआउट भी कर दिया जो आपने उस दिन बात कही थी। तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को ये कहने का मौका मिला बिल्कुल कि भाई आप उठाते तो हैं सवाल, लेकिन आपको सच सुनने की हिम्मत नहीं है। लाल जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का डिस्कशन का है वो ये है कि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कहा जा ये रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो संविधान की रक्षा के लिए है। तो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका जवाब देते हुए कि संविधान की रक्षा के लिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही देश ने चुना है। ये जनादेश जो मिला है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, वो संविधान की रक्षा के लिए ही बनाया है। तो ये जनादेश का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने जब कहा तो एक बात तो ये समझ में आती है कि ये स्पेशल सेशन राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे जो चर्चा थी, तो इस 24 घंटे के चर्चा में विपक्ष ने क्या क्या मुद्दे नहीं उठे, क्या क्या सवाल नहीं पूछा, लेकिन जब जवाब सुनने की बारी आई तो आपने लोकसभा का हश्र देखा और आज आपने राज्यसभा का भी हश्र देखा। सवाल उससे इंपॉर्टेंट है क्या ये देश का संविधान जब हम कहते हैं तो ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है कि आप उसको पॉकेट में रखें और लहराते हुए लोगों को दिखाएं। ये देश का संविधान है, 140 करोड़ लोगों का संविधान है। और आज अगर उस संविधान को राष्ट्रपति, जब हम राष्ट्रपति कहते हैं तब लोकसभा राज्यसभा के साथ राष्ट्रपति का अंतर्निहित होता है, राष्ट्रपति के साथ ही लोकसभा और राज्यसभा है। और उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे अगर विपक्ष का यह रवैया है तो आप कह सकते हैं जो जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये संविधान का अपमान है, ये सदन का अपमान है। तो आप अगर इस तरह के अपमान करते जाएं और इकोसिस्टम का जो देश में जो चलाया जा रहा है नैरेटिव, कि उस नैरेटिव में बताया जाए ये आक्रामक विपक्ष है जो सरकार को चलने नहीं देगी इस बार, ये आक्रामक विपक्ष है जो सदन को चलने नहीं देगी इस बार, तो भाई ये सवाल ये उठता है, इसमें नुकसान तो इसमें किसी नेता का नहीं है। बिल्कुल, ये नुकसान देश के 140 करोड़ लोगों का है जिसके संसद बना है डिस्कशन डिबेट के लिए। आप उस डिस्कशन डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, आप उस सरकार का इकोसिस्टम ये बता रहे हैं कि ये सरकार कमजोर है। तो आप, जाहिर सी बात है कि ये सारे नैरेटिव इसलिए कर रहे हैं कि सरकार का जो विकास का संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प है, उसमें आप रोड़े अटका रहे हैं। बिल्कुल। टीना कर्मवीर जी, सीधा सवाल मैं बिना किसी लाग लपेट के पूछता हूं। विपक्ष को सवाल उठाना ही चाहिए, निश्चित तौर पर उठाना चाहिए। लोकतंत्र में यही तो है खूबसूरती, जो जायज सवाल हैं वो उठाइए और ऑथेंटिकेट करके उठाइए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात ये कि आप सवाल उठाइए तो उसका जवाब क्यों नहीं सुनना चाहिए। कल पूरे 2.25 घंटे में 2.25 सेकंड भी ठीक से नहीं सुना, 2.25 सेकंड की भी शांति नहीं रखी और आज तो राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। ऐसा सवाल उठाना फिर इससे क्या मतलब सकता है, बताइए।
देखिए, सुषमा स्वराज जी कहती हैं कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इस देश के अंदर विपक्ष को सुना जाना चाहिए या नहीं? उनके माइक कैसे बंद कर दिए जाते हैं? आप इससे पहले का देख लीजिए, यूपी की सरकार थी, नेता प्रतिपक्ष कौन सा माइक बंद किया गया? मैं आपको बता दूं कि 90 मिनट तक राहुल गांधी बोले हैं, माइक ऑन रहते थे। आज जब राज्यसभा में खड़गे साहब बोलना चाहते थे, बताना चाहते थे, तो किस तरीके से अब वॉकआउट क्यों ना करे? क्योंकि देखिए, इस देश के बच्चों का भविष्य आप बेच दीजिए, आप इस देश में करोड़ों का घोटाला कर दीजिए, सब कुछ माफ, लेकिन अगर विरोध में विपक्ष अगर विपक्ष वॉकआउट करता है तो मुझे थोड़ा सा इस पर आप सवाल ये थोड़ा सा मुझे स्पष्टीकरण दीजिए, थोड़ा माइक ऑन वाले पर मुझे थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए। ये जो माइक आप कह रहे हैं कि ऑफ हो जाता है, ये माइक जिस समय ऑफ होता है, मुझे नहीं लगता एक तो मुझे ये नहीं पता कि माइक ऑफ होता है, मुझे तो लगता है कि माइक बिल्कुल ऑन रहता है। हम यहाँ सुनते रहते हैं, राहुल गांधी को भी सुनते हैं, प्रधानमंत्री को भी सुनते हैं, सबको सुनते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लें कि आप माइक ऑफ होने के मुद्दे पर वॉकआउट करते हैं, तो उसी समय वॉकआउट कर जाना चाहिए था जिस समय राहुल गांधी का माइक ऑफ किया गया। यही तो विडंबना है कि मीडिया भी सत्ता पक्ष के साथ है। नहीं, सत्ता पक्ष के साथ नहीं है। मीडिया जायज सवाल पूछ रही है, मीडिया जायज सवाल पूछेगी। मैं आपसे कह रही हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कि नीट पर सवाल पर जवाब दे सरकार। तो दिया तो जवाब आपने सुना था, लोकसभा में सुना था, राज्यसभा में सुना। 3 मई से रात से मणिपुर जलता रहा और कैसे मणिपुर पर भी पीएम बोले, आप आग में घी डाल रहे हैं। मणिपुर पर भी पीएम बोले, मोदी साहब को जवाब देना चाहिए था। आग लगाई आपने इस देश के अंदर, तो जवाब दिया तो सही। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दिया आपने, सुना नहीं, क्यों नहीं सुना? यही तो मुख्य सवाल ही यही है। जवाब नहीं दिया, वो झूठ जो है वो जनता भी नहीं सुनना चाहती उनका, और वो कहते हैं अरे 37%। यानी जवाब भी अपनी पसंद का चाहिए आपको। इसलिए आपको जनता के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए था। आप जवाब दिया, आप कह रहे हैं आपकी पसंद का जवाब नहीं दिया। माफी मांगनी चाहिए मणिपुर की महिलाओं से। आप वो क्या कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आग लगाई है आपने, माफी मांगनी चाहिए थी आपको। और माइक की बात रही, मैं आपको याद दिला दूं कि जब सदन में जेटली साहब बोलते थे, बीच में इंटरवीन करते थे, कोई नहीं रोकता था उनको। सभापति एक लगातार प्रतिपक्ष से सवाल पूछते थे। आज प्रतिपक्ष की इन्होंने क्या हाल बना दिया है कि तुरंत माइक बंद कर दिया जाता है। कहां इसको आप कैसे सब्सटेंशिएट करिए? प्रतिपक्ष की इतनी बातें सामने आई, कैसे माइक बंद हो गया? मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, गोपाल जी, क्या माइक बंद होने का काम होता है? क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि विपक्ष का कोई माइक बंद होता है। हमने तो बिल्कुल विपक्ष की बातों को भी पूरा सुना है, राहुल गांधी जी की बातों को सुना है, विपक्ष के हर एक वक्ता की बात हम तक पहुंची, तो माइक ऑन था तभी तो हमारे तक पहुंची ये बात। कांग्रेस और अपोजिशन का जो रवैया हो रहा है, ये पूरी तरह से झूठ और भ्रष्ट को साथ में लेके चलने का काम कर रहे हैं। और ये आज नहीं है, जब भी देखो अपनी बात कहो और भाग जाओ, न जवाब सुनना है, न उस बात पे क्या आगे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, कौन सा मंत्री क्या जवाब दे रहा है, किसी चीज का कोई इनको मतलब नहीं है। अभी 90 मिनट तक राहुल गांधी जी ने कितने झूठ बोले, और इतना तक उसका ये हुआ कि उनसे बार बार पूछा गया कि आपने जो बोला है, चाहे अग्निवीर के ऊपर हो, चाहे हिंदू धर्म को अंडरमाइन करने की बात हो, आतंकवाद हिंसात्मक वाला कहने की बात हो, या जो एमएसपी पे आपने कहा है, इन चीजों पे आप जवाब, इन चीजों के लिए आप स्पष्टीकरण या इसका प्रूफ दीजिए। कुछ नहीं, सब झूठ। राजनाथ जी ने बता दिया कि अग्निवीर पे आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, बिंदुवार जवाब दिया है गोपाल जी, लेकिन सीधा सवाल ये कि क्या माइक बंद करने का काम होता है क्या? क्योंकि टीना कर्मवीर जी की पूरी बात जो थी, उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि हमारे माइक को बंद कर दिया जाता है। कहां से बंद कर दिया, किसका बंद कर दिया? किसी का माइक बंद नहीं किया। राहुल गांधी का भाषण एक एक शब्दशः मैंने भी सुना है, सारे देश ने सुना है, लाइव चले हैं सभी स्क्रीन पे। तो लाइव जब चले हैं, टीवी पे चले हैं, तो कैसे बंद हो गया? खड़गे जी का सुना है हमने राज्यसभा में, सारे अपोजिशन का, गगोई का सुना है। टीना जी का ये भी सवाल है कि जब कभी इंटरवीन करना चाहते हैं तो माइक ऑन नहीं होता, जब कभी विपक्ष इंटरवीन करना चाहता है, ये आरोप है इनका। विपक्ष इंटरवीन करना चाहता है, प्रधानमंत्री को आप इंटरवीन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसकी प्रोसीजर इनके ही एक एमपी ने बताया है कि आपको इंटरवेंशन का टाइम, जब उसका वक्ता का जो अलॉटेटेड टाइम है वो खत्म हो जाएगा, तब आप अपनी बात रख सकते हैं। बीच में भी
डिस्टर्बिंग करना है तो आपको अध्यक्ष जी को कहना, खड़े होकर चिल्लाने लग जाओ, शोर मचाने लग जाओ, नारे लगाने लग जाओ, पोस्टर दिखाने लग जाओ। ये किस संविधान में, किस संसद ठीक है, लौटता हूं। को आप लेके चल रहे हैं? ये बिल्कुल आ झूठा रहा हूं, और टीना जी आपके पास कारी वाले काम करते हैं। ठीक है, लौटता हूं। टीना जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन विनोद जी आपके जरिए मैं जरा समझना चाहता हूं। मैं मान सकता हूं कि कभी कभार देखिए टेक्निकल चीजें हो सकती हैं, ठीक है, टेक्निकल खामियां हो जाती हैं, उसमें माइक नहीं आ पाती, आवाज प्रॉपर नहीं आ पाती। लेकिन आपको लगता है, क्योंकि आपने सुना है ना राहुल गांधी जी का हमने 90 मिनट सुना है, हमने विपक्ष के सारे लोगों का सुना है, तो माइक ऑन था तभी तो सुना, कैसे सुना हमने? देखिए, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन एक जस्ट अभी एक घटना हमारे सामने में है। डॉक्टर टीना अभी बैठी हुई है, हाँ, और अचानक इनके माइक जो है वो स्लिप करके माइक गिर गई थी, गन माइक जो है। अब डॉक्टर टीना को किसी ने नहीं सुना है, तो अगर डॉक्टर टीना कहे कि दूरदर्शन ने हमारा माइक बंद कर दिया था, तो नहीं, इनकी आवाज गई है, आवाज इनकी गई है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जितनी अच्छी आवाज जानी चाहिए। ये नैरेटिव सिंपैथी के लिए। हाँ, इसी बात की चर्चा करते हुए लोकसभा में जब पीएम मोदी ने एक कहानी सुनाते हुए कल कही थी, हाँ, कि आप सिंपैथी लेते हैं कि हम पे इतना केस दर्ज हो गया है, ये लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए हम लोकतंत्र खतरे में है। आप एक ओबीसी समुदाय के लोगों को चोर कहेंगे और आप पे केस नहीं होगा, तो आप ये लोग सिंपैथी लेंगे? आप पे जितने भी मुकदमे हैं अलग अलग में, आपने लोगों को अपमानित किया है। आप क्या इस देश के बादशाह हैं कि आप एक तरफा लोगों पे आरोप लगाएं, लोगों को आप एक तरह से जलील करें, लोगों को जिल्लत करें, और आप पे लोग पलट के उसके कंटेम्प्ट के लिए कोई एक लॉजिकल प्रयास ना करें, एक लीगल प्रयास ना करें, और आप ये विक्टिम कार्ड खेलें यहाँ संसद में कि आप कहेंगे कि नहीं, हम पे एक विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के नेता को देखिए। आप पे चार्ज है, नेशनल हेराल्ड केस में आप पे चार्ज है, आप जमानत पे हैं। यही बात तो पीएम मोदी ने कही थी। प्रधानमंत्री ने सुनाया, तो बिल्कुल आप सुनाया। किस तरह की नैरेटिव दे रहे हैं? ये पीएम मोदी ने जब आज भ्रष्टाचार पे सवाल उठाया, लाल जी, ये बड़ी बात कही है। ठीक है, पीएम मोदी ने साफ साफ कहा है कि भ्रष्टाचार की कार्रवाई हमें जीत हार के लिए हम नहीं करते, ये चुनाव का फैसला नहीं है, ये हमारा एक रिजोल्यूशन है कि इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होनी चाहिए। ठीक है, और इस भ्रष्टाचार के कार्रवाई के नाम पे आप सीईडी को, सीबीआई को, सबको लेते हुए संविधान खतरे की बात करेंगे, तो शायद यह देश अब नहीं मानेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप दोनों के पास आता हूं, टीना जी आपके पास आऊंगा, गोपाल जी आपके पास भी, लेकिन जरा हम दिखाते हैं कि इस मामले में जो कुछ राज्यसभा में हुआ, वॉकआउट हुआ, तो क्या कुछ सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मामले पर कहा है। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं। शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है, 6 दशक के बाद। मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है। मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं। देश के 140 करोड़ लोग इसे हाथ होंगे। सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो जब आपने अपनी पूरी बात कह दी। तो विपक्ष के वॉकआउट पर ये सभापति जगदीप धनखड़ का दुख था, उनकी प्रतिक्रिया थी, और प्रधानमंत्री ने वॉकआउट पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की
सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ। सीधे मैं चलता हूं टीना कर्मवीर जी आपके पास। क्या ये हिट एंड रन के लिए जनादेश मिला है? विपक्ष जो थोड़ा मजबूत हुआ है, ऐसे हिट एंड रन के लिए, और क्या यही चलता रहेगा इस बार? देखिए, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि वॉकआउट हुआ है। हाँ। आपको तो लग रहा है कि भाई 2014 के बाद ही मीडिया आया है, इससे पहले तो मीडिया था ही नहीं। हाँ। आप मुझे बताइए कि इससे पहले क्या विपक्ष ने कभी वॉकआउट नहीं किया है? सवाल ये है कि मीडिया को ये सब, और मीडिया को सभापति साहब को भी कैसे संपत्ति ले रहे हैं? हाँ। अरे बताइए ना, पूछिए मोदी साहब से कि आप क्यों नहीं गए मणिपुर अब तक? सवाल है कि नहीं है? ये मणिपुर की जनता देख रही है, वो भी इस देश का हिस्सा है। आपके 24 लाख छात्र जो नीट के छात्र है, वो भी आपकी तरह टकटकी लगाए देख रहे हैं साहब। आप जवाब दीजिए, उनको जवाब दीजिए। यूजीसी नेट के बच्चों को जवाब दिया है, नीट पर जवाब दिया है। नहीं, कोई जवाब किसी तरीके का नहीं। ये एक तरफा जवाब है, एक तरफा आप चाहते हैं सदन चलता रहे, ये जानबूझकर ऐसा किया जाता है। अगर आप विपक्ष को सुनना चाहते हैं तो उनका माइक ऑन रखिए, जब वो टोकना चाहिए वही माइक वाली बात, फिर वही माइक वाली बात आप कह रहे हैं जिस पर हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। कह रही हूँ क्योंकि यही एक विडंबना है। ये चाहते नहीं है कि ये बार बार, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी जैसे ही शिव जी का चित्र दिखाए, माइक ओम बिड़ला की तरफ कर दिया जाता है, नहीं कैमरा ओम बिड़ला जी की तरफ कर दिया जाता है। लेकिन जब मोदी साहब पानी पिए तो ओम बिड़ला की तरफ कैमरा कर दिया जाता है। तो यही सच्चाई है और देश की जनता देख रही है। अरे 63% लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, तो इतना उछलने की जरूरत नहीं है। आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और मोदी साहब, कब तक आप सिर्फ बधाइयां स्वीकार करते रहेंगे? हम तो कह रहे हैं कि आप 140 करोड़ का गोपाल जी ऐसा लग रहा है, मैं आ रहा, गोपाल जी ऐसा लग रहा है कि टीना जी, उनकी पार्टी ने ये तय कर लिया है और वो जनादेश की ऐसी व्याख्या कर रहे हैं कि हाँ, हमें इसी तरह करना है। अब कैसे निपटेगी सरकार? देखिए, एक तो इस मानसिकता से निकल जाए कि जनता ने इन्हें जनादेश दे दिया। जनता ने मोदी जी को जनादेश दिया है, तीसरी बार सरकार। नहीं, विपक्ष थोड़ा मजबूत तो हुआ है ना। विपक्ष मजबूत हुआ है तो विपक्ष का मजबूती का मतलब है विपक्ष की जिम्मेदारी करने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। एक तिहाई प्रधानमंत्री क्यों? चुनाव पूर्व गठबंधन को 293 सीटें मिली है टीना जी। चुनाव पूर्व गठबंधन को चुनाव पूर्व गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है। आपकी बात ठीक है, अब गोपाल जी को बोलने दीजिए। अब गोपाल जी को बोलने दीजिए। ठीक है, गोपाल जी बोलिए। अब आपकी बात सुन ली ना, आपको यही तो प्रॉब्लम है। कल राहुल गांधी जी को, परसों सबने सुना, खड़गे जी को सुना, हम सब ने, प्रधानमंत्री ने खुद पूरे टाइम बैठ के बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए उनको। टीना जी आप काउंटर कीजिएगा, लेकिन उनको बोलने दीजिए। नहीं देखते, उनको पता है ये झूठ बोल रहे हैं। टीना जी झूठ बोलने का आरोप तो राहुल गांधी पर लगा और कितने सारे उनके भाषण के अंश निकालने पड़ गए हैं। कितने सारे भाषण के अंश निकालने पड़े क्योंकि वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए।
उन्होंने बताइए क्या गलत बोला, उन्होंने क्या गलत बोला? बीजेपी तो ऑथेंटिकेट कीजिए ना, अगर गलत नहीं बोले तो ऑथेंटिकेट कीजिए ना। शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है बीजेपी आरएसएस ने मिलकर। आप देख लीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय चले जाइए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तमाम किस लिए है? विपक्ष की तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच, कोई नहीं सुन टीना जी, तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बात बिल्कुल मैं कहूंगा कि लोग जिन्होंने भी जनादेश दिया है ना, उनका जनादेश स्पष्ट है और वो क्या उम्मीद करते हैं उस उम्मीद को देखिए और ये चीजें नहीं, सवाल उठाइए लेकिन जवाब भी पूरा सुनिए। गोपाल जी, आपको चलते चलते जल्दी से कह दीजिए। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि संविधान को हाथ में लेके बार बार दिखाने से नैतिक मूल्यों को उनको बोल लेने दीजिए, वो दूर बैठे हैं, वो स्टूडियो में नहीं है, उनको बोल लेने दीजिए। टीना जी उनको बोल लेने दीजिए। आपको संविधान बदलने का अब आपको समझ में आया? टीना जी बोल लेने दीजिए उनको। आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने इस तरीके के वादे किए, 400 पार आएंगे, संविधान बदल देंगे। टीना जी उनको बोल लेने दीजिए, एक लाइन बोल लेने। मैंने टीना जी आपको पूरा सुना, शांति से रखिए, चिल्लाने से कोई आपको वोट नहीं मिलेगा। यानी संसद टाइप की बात यहाँ भी हो रही है, संसद टाइप की बात यहाँ भी हो रही है कि टीना जी को तो गोपाल जी सुन रहे हैं लेकिन गोपाल जी को टीना जी नहीं सुन रहे। चलिए फिलहाल जल्दी से विनोद जी आप भी एक लाइन जल्दी से बोल दीजिए। बात ये है, संविधान की रक्षा, ठीक, संविधान के प्रोविजन इंस्टीट्यूशंस के जो ठीक, परंपराएं, ठीक है गोपाल जी, ठीक है विनोद जी जल्दी से। टीना जी इन्होंने प्रश्न उठाए, इन्होंने बात जो हम जल्दी से, क्योंकि चर्चा मुझे समाप्त करनी है। हाँ, बस एक लाइन में बस मैं कंप्लीट कर देता हूँ कि टीना जी ये डिस्कशन डिबेट की बात चाहे संसद में हो या संसद की बाहर हो, हाँ, एक स्वस्थ परंपरा तो ये है कि सबको आप जब सुना सवाल जाए। उठाते हाँ, हैं तो लोगों का भी सुने, बिल्कुल जवाब सुनना चाहिए। ये परंपरा इस नैरेटिव में ठीक है, नहीं झूठ, वो जवाब आपकी पसंद का नहीं देंगे, जवाब अपने हिसाब से लोग देंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। एक मिनट जी मैं पूरी बात कर दूं। शुक्रिया। फिलहाल चर्चा में अभी फिलहाल समय की कमी है, लेकिन हम लोग इस पर आगे भी बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया टीना जी, बहुत शुक्रिया गोपाल जी, विनोद जी। फिलहाल बहुत शुक्रिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल में लगातार किस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उस पर करेंगे बात। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से, एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी, अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर। इस वक्त अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां लगातार हिंसा पर खामोशी है। कल भीड़ ने एक और व्यक्ति की जान ले ली, लेकिन इकोसिस्टम में इसकी कोई खबर नहीं है। पश्चिम बंगाल को लेकर के कोई खबर नहीं। आप लगातार इस तरह के दृश्य पश्चिम बंगाल से देखते रहे। कल भीड़ ने एक व्यक्ति की और जान ले ली, लेकिन इकोसिस्टम में इसकी कोई खबर नहीं। एक हफ्ते में भीड़ ने 4 लोगों की जान ले ली है। लेकिन यह पश्चिम बंगाल है जिनके सांसद संसद में संविधान की कॉपी ले रहे थे। और पश्चिम बंगाल में संविधान कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है, वो आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आप लोगों की सरेआम पिटाई और हत्या पर मौन है। कोलकाता के नजदीक हुगली में भीड़ ने विश्वजीत को पीट कर मार डाला। यह कोई पहली घटना नहीं है पश्चिम बंगाल की, एक हफ्ते में चौथी घटना। लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तो क्या भीड़ में मारे जाने वालों की जात और धर्म को देखकर सियासत अपनी प्रतिक्रिया देगी? क्यों नहीं आ रही है लोगों की प्रतिक्रिया? एक दूसरी घटना में कंगारू कोट लगाकर जिस महिला की लोगों ने पिटाई की थी, उसने आत्महत्या कर ली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की हिंसा पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा।
वो बहन चीख रही है, लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और जो घटना संदेश खली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज, मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। इससे बड़ा शर्मिंदगी का दुखद चित्र क्या हो सकता है? और जो अपने आप को बहुत बड़े प्रगतिशील नारी नेता मानते हैं, वो भी मुंह पे ताले लगा करके बैठ गए, क्योंकि संबंध उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े किसी दल से है या उस राज्य से है, और इसलिए आप महिलाओं पर हो रही पीड़ा को चुपचाप हो जाए। आदरणीय सभापति जी, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से दिग्गज लोग भी ऐसी बातों को नजरअंदाज करते हैं, तब देश को तो पीड़ा होती है, हमारी माताओं बहनों को ज्यादा पीड़ा होती है। आदरणीय सभापति जी, राजनीति इतनी सिलेक्टिव हो और जहां उनकी राजनीति को अनुकूल नहीं होता है तो इनको सांप सूंघ जाता है, ये बहुत चिंता का विषय है। पूरे इकोसिस्टम पर सवाल है। कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दा, ऐसी घटनाओं पर आपसे इतनी बार बात की है कि अब सिर्फ एक सवाल पूछने का मन कर रहा है कि क्या ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में होती रहेगी और कोई कुछ नहीं करेगा, हाथ पर हाथ धरकर सब बैठा रहेगा? देखिए लालचंद, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये हमारी डीडी न्यूज की तरफ से जिस तरह से पिछले 3-4 महीनों पे और खास तौर से इस बार भी इस बात को बार बार उठाया जा रहा है, ये काफी दुखद बात है कि ये सुख की बात है और दुखद भी है। सुख की बात यह है कि डीडी न्यूज उठाने के बाद ये बात संसद तक पहुंच गया है, लेकिन दुख की बात यह है कि